Hello everyone and welcome back to my channel. In this video, I am discussing about burning mouth syndrome. So in the previous videos, I have discussed a number of things, number of uh, neuralgias, or in the last one, I have discussed about eagle syndrome and geniculate and occipital and glossopharyngeal neuralgia. So now in this video, I'm going to discuss about burning mouth syndrome. So if you are new on my channel, then I would like to tell you about that. In these videos I am discussing about a very important chapter of oral medicine and radiology, which is very important for third and final year students. In this chapter now I am going to discuss about burning mouth syndrome, which is very important because it's asked many times in your university exams or whatever exams. If you're giving, if you're a final year student, then this question will definitely come. It can come as a long question, so it is very important. So let's start to this. And if you are new and want to know more about orofacial pain, then you can see my previous videos. Okay, so now let's talk about burning mouth syndrome. Burning mouth syndrome, I think you can see now. Burning mouth syndrome is a common dysesthesia, that is sense distortion, described by patient as a burning sensation of oral mucosa in the absence of apparent mucosal alteration. तो हमें क्या समझ में आता है इससे कि ये एक कॉमन डिस्थेसिया होता है, मतलब डिस्टॉर्शन का फीलिंग होता है, डिस्क्राइब बाय द पेशेंट एज अ बर्निंग सेंसेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। यहाँ पे पेशेंट की जो चीफ कंप्लेंट होती है वो ये होती है कि उसे बर्निंग सेंसेशन एंड म्यूकोसा फील होता है, मतलब जो भी उसकी ओरल म्यूकोसा वहाँ पे ऐसा लगता है कि भी कुछ जल रहा है, तो ऐसा सा फीलिंग होता है, दैट इज बर्निंग सेंसेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा इन द एब्सेंस ऑफ एपरेंट म्यूकोजल ऑल्ट्रेशन। मतलब ऐसा कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ है म्यूकोसा में, मतलब कोई कट वट नहीं है, but still they have a sensation of burning. So that's a chief complaint. If we talk about further, then etiology, there are a number of etiological factors. First, there are some local factors. In the local factor, number one is a contact allergy. Now, what is it? Substances in denture material can be allergic, like monomer, that is methyl methacrylate, epoxy resin, and glycol. तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, कई बार कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, जो मतलब ओल्ड एज पीपल होते हैं, फिर मतलब जो लोग डेंचर का यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, एक मोनोमर होता है, दो चीज़ें होती हैं इसमें, मोनोमर पॉलीमर। तो मोनोमर में जो सब्सटेंसेस होती हैं जैसे मिथाइल मिथाक्राइलेट, एपॉक्सी रेजिन, ग्लाइकोल, ये इरिटेंट्स का काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, बंदे को एलर्जी हो जाती है, उसको बर्निंग सेंसेशन लगता है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्रॉनिक मैकेनिकल ट्रॉमा। इसमें क्या होता है, क्रॉनिक मैकेनिकल ट्रॉमा में आपको ड्यू टू डेंचर एंड क्लैस्प, मतलब मैकेनिकल ट्रॉमा का क्या मतलब है कि अगर आप डेंचर लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि ढंग से नहीं लगता, तो उसमें स्किन कट जाती है, या फिर डेंचर में कोई प्रॉब्लम हो, तो जैसे कि अगर उसमें कोई वॉइड है या कुछ भी है तो उसमें स्किन फंस सकती है, कट सकती है। सो दैट टाइप ऑफ thing is being discussed in this point, that is mechanical trauma due to a denture clasp. थर्ड पॉइंट इज हैबिट्स, ओरल हैबिट्स लाइक क्लेंचिंग। कईयों की हैबिट होती है कि वो दांतों को क्लेंच करते रहते हैं, ग्राइंड करते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने कई बार ऐसे भी, दिस इज़ वेरी कॉमन फाइंडिंग, कि जब हम खाना खाते हैं या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारे चबाते चबाते क्या होता है, हमारी जो अंदर का सरफेस होता है, चिक सरफेस होता है, वो कट जाता है हमारे दांतों के बीच में, या फिर कभी कभी हमारी टंग कट जाती है। सो सेम केस इज दिस। कई बार हमारी ऐसी हैबिट होती है क्लेंच करने की, ग्राइंड करने की, या फिर कई बार हमारी एक ऐसी हैबिट होती है जिसमें हम क्रॉनिक टंग थ्रस्ट हैबिट होती है, उससे क्या होता है कि बार बार थोड़ा सा इरिटेशन मचती रहती है, तो उससे भी कई बार बर्निंग सेंसेशन का फील होता है। नेक्स्ट इज योर इन्फेक्शन लाइक कैंडिडा एल्बिकेंस, फ्यूजोस्पाइरोकीटल इन्फेक्शन। इन कैंडिडा एल्बिकेंस, इन सब की वजह से भी बर्निंग सेंसेशन फील होती है। नेक्स्ट इज जीरोस्टोमिया। आई डोंट नो व्हाट इज जीरोस्टोमिया। इसका क्या मतलब होता है कि आपके मुंह में जो सलाइवा का प्रोडक्शन होता है वो मतलब कम हो जाता है, सूखा सूखा लगता है, आपको बार बार पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ जेरोस्टोमिया। तो कई बार लोगों को जेरोस्टोमिया हो जाता है। एक जो रेडिएशन होती है, मतलब कुछ लोगों को रेडियोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, या जो लोग बहुत ज़्यादा रेडिएशन में मतलब एक्सपोज होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें जेरोस्टोमिया बहुत कॉमनली पाया गया है। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। आप अगर आप अपनी रेडियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि भाई जेरोस्टोमिया इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ रेडिएशन। तो
जब ऐसे ज़ीरोस्टोमी होता है तो उससे भी बर्निंग माउथ सिंड्रोम हो जाता है, या फिर इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी, या फिर कोई सिस्टमैटिक कॉज, या फिर कोई मेडिकेशन. सो दीज आर ऑल द नंबर ऑफ लोकल फैक्टर्स. लास्ट इज अदर फैक्टर्स लाइक टीएमजी डिसफंक्शन. टीएमजी डिसफंक्शन हो जाना, जोग्राफिक टंग हो जाना. जोग्राफिक टंग भी एक टाइप का आपको पर थर्ड ईयर में भी पढ़ाते हैं जोग्राफिक टंग के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं. ओरल ओ एस एम एफ, दैट इज ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस, ये सब थर्ड ईयर का पार्ट है. इसोफेजियल रिफ्लक्स, एंजियोडीमा, ट्रॉमा टू लिंगुअल नर्व, acoustic nerve. So these are all are also responsible for burning mouth syndrome. फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ सिस्टमिक फैक्टर्स. सिस्टमिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहले आते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जैसे कि विटामिन डेफिशिएंसी, जैसे कि पर्नीशियस एनीमिया में देखा गया, या फिर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स के डेफिशिएंसी, या फिर फॉलिक एसिड, आयरन. तो ये इनकी डेफिशिएंसीज की वजह से भी क्या होता है, हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है. नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटस. दिस मे बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर बर्निंग माउथ सिंड्रोम. तो डायबिटीज़ एक टाइप का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें कॉमनली पाया गया है. थर्ड इज़ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. तो इनमें भी काफ़ी देखा गया. फोर्थ इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस किसी को हो जाता है, क्रॉनिक गैस्ट्रिक हाइपो एसिडिटी, या फिर ये जो चीज़ें होती हैं जीआई ट्रैक की हमारी, इनसे भी क्या होता है कि हमें बर्निंग सेंसेशन ऑफ माउथ फील होती है. फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, या फिर ईस्ट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाना. ठीक है, so these are also responsible for this. After that we have some of the other causes like menopause, diabetes, medication, AIDS. तो ये सब भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी. सो दीज आल्सो सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले आता है एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें क्या देखा गया है कि इट कंसिस्ट इन 5.1% ऑफ जनरल पॉपुलेशन. लाइक अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 5 को ये मिलता है. एंड पेशेंट्स ओल्डर देन 50 ईयर्स ऑफ एज. तो मोस्टली मिडिल एज से बड़े लोगों में मिलता है ये. फीमेल्स में ज़्यादातर दिखाई देता है. फीमेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन मेल्स. फिर आता है साइट. सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, टंग पे. टंग पे हमें बर्निंग सी सेंसेशन फील होती है एंड इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड, फॉलोड बाय द डेंचर बियरिंग एरियाज. उसके बाद डेंचर बियरिंग एरियाज, फिर बकल मिकोजा होती है, फिर थ्रॉट होता है, फिर फ्लोर होता है. तो सबसे कॉमनली कहाँ देखा गया है, टंग में. तो अगर आपके पास पेशेंट आता है वो चीफ कंप्लेंट कहता है कि मुझे टंग में बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है और ऐसा कुछ कट वट टाइप भी नहीं है, तो वी कैन हैव अ concept of burning mouth syndrome also. Then we have a nature of pain. Pain is present in morning. सुबह सुबह होता है and it can persist and become aggravated during the day with maximum intensity being in the evening. इवनिंग में सबसे ज़्यादा होता है पेन. तो ये जो चीज़ है, करेक्टरिस्टिक फीचर है, हम प्रॉपर बताती है कि बर्निंग माउथ सिंड्रोम है. हाफ ऑफ द पेशेंट्स हैव अ कॉन्टिन्यूस पेन which may be mild, moderate, or severe. Some of the patients exhibit waxing, waning pattern that occurs over several days and weeks. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस टाइप का पेन होता है, लगातार चलता रहता है, और थोड़ा माइड्रेट मॉडरेट सा होता है, माइल्ड मॉडरेट. फिर एसोसिएटेड फीचर्स क्या आते हैं कि बंदे को हेडेक हो सकता है, साथ में इंसोम्निया, लेथार्जी, डिक्रीज लिबिडो, मूड चेंजेस, इरिटेटिंग हो जाएगा, मतलब इरिटेशन सी होने लगेगी हर चीज़ में, डिप्रेशन सा होगा. सो मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर्स नहीं है, बट दी ये हमें देखा गया. फिर आता है एग्रीगेटिव एंड रिलीविंग फैक्टर्स. जैसे कि एग्रीगेटिंग फैक्टर्स मतलब जो इसको बढ़ा देंगे, जैसे कि टेंशन, फटीग, हॉट फूड. मेन चीज़ है हॉट फूड. जो गर्म खाना होगा ना वो इस चीज़ को काफ़ी बढ़ा देगा. और ऐसे जो चीज़ें जो उसको रिड्यूस करेंगी, रिलीविंग फैक्टर्स, उनमें आते हैं स्लीप, ईटिंग एंड डिस्ट्रैक्शन, रिड्यूस इंटेंसिटी. सो जाना या खा लेना कुछ, उस चीज़ से अपना मन हटाना, दे में भी दीज आर रिलीविंग फैक्टर्स. फिर आते हैं हमारे पास स्केल्ड माउथ सिंड्रोम. तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. स्केल्ड माउथ सिंड्रोम. ओके, आई एम गोइंग टू मार्क इट विद another color so that it will be shown more prominently. ओके, ठीक है. Oops. ओके, सो स्केल्ड माउथ सिंड्रोम का क्या मतलब होता है. This term used for the patient who suffers from burning due to angiotensin converting enzymes. So ACE
होते हैं, हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स वगैरह होते हैं, अगर उनकी वजह से बंदे को बर्निंग सेंसेशन फील होती है तब हम उसको स्केल्ड माउथ सिंड्रोम, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट दिस। एक नई टर्म है, वाइवा में पूछ सकते हैं, पूछा जाता है स्केल्ड माउथ सिंड्रोम क्या होता है, तो अब तब आपको बताना है कि इट इज ए टाइप ऑफ बर्निंग माउथ सिंड्रोम, बट when this is related to angiotensin converting enzymes, then it is called as scale mouth syndrome. So these are the features. Now let's come on to the diagnosis. So what is diagnosis? Okay, so diagnosis अगर देखें हम, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या होता है, वैक्सिंग एंड वैनिंग पैटर्न इज प्रेजेंटेड फॉर मेनी डेज। वैक्सिंग एंड वैनिंग पैटर्न is presented for many days. Pain is mild with increasing intensity throughout the day. तो this is the characteristic feature कि शुरू में मॉर्निंग में पेन माइल्ड होगा, लेकिन जैसे जैसे इवनिंग आएगी तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी का हो जाएगा। साथ में वैक्सिंग एंड वैनिंग पैटर्न इज प्रेजेंटेड काफ़ी दिनों तक। सो दिस इज डायग्नोसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो लेट्स सी द मैनेजमेंट। रिमूवल ऑफ द कॉज, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो भी इरिटेशन करता है, जो भी इरिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको हटा देना। एनीथिंग विच इज कॉजिंग द बर्निंग माउथ सिंड्रोम शुड बी रिमूव्ड, फॉर एग्जांपल डेंचर अडेप्टेशन, एलर्जी कंट्रोल, हैबिट कंट्रोल, कंसंट्रेशन। सो दिस इज द रिमूवल ऑफ कॉज। नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लाइक फेरस सल्फेट 300 मिलीग्राम थ्राइस अ डे, या फिर आयरन सल्फेट 2.5 ml डे IM, साइनो cobalamin that is 250 milligram per day, iridoxine HCl 25 to 100 milligram per day, riboflavin 10 milligram per day, thiamine HCl 5 to 30 milligram per day, folic acid 0.1 to 34 milligram per day should be given. तो ये सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आपको सारे याद नहीं करना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि फेरस सल्फेट आप उसकी डोज याद कर सकते हैं, आयरन सल्फेट की डोज याद सकते हैं, पायरोडॉक्सिन याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द important nutritional supplements. Then we have mood altering drugs. Mood altering drugs like chlordiazepoxide. It can improve the mood of a patient. Then we have other drugs like amitriptyline, clonazepam, alpha lipolic acid, hydrocortisone, nystatin oral suspension, ketoconazole, and diphenylhydramine for rinsing. तो ये अदर ड्रग्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें से आप डाइफिनाइल हाइड्रोमाइन रिंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अल्फा लाइपोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है OMR में। अगर आप आगे जाके, अगर आप अभी अभी नई, मतलब अभी शुरू हुई है आपकी क्लासेस, तो आगे जाके आपको ALA के बारे में पता चलेगा, ये काफ़ी यूज़ होता है क्लिनिकली। साथ में एक और टर्म इसमें लिखी है कि आप टाइमली फूडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों का फूड का पैटर्न का मतलब स्केड्यूल ख़राब होता है, तो उस वजह से भी हो सकता है। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, मतलब मूड की या डिप्रेशन एंड ऑल की, देन यू कैन गो फॉर साइकाइट्रिस्ट।